हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। और देखिए, राष्ट्रपति के बारे में मैंने बताया था। राष्ट्रपति हमारा टॉपिक चल रहा था राष्ट्रपति, और अनुच्छेद 60 तक मैंने करा दिए थे पिछली वाली क्लास में। अनुच्छेद 61 बचा था, महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है राष्ट्रपति पर। तो एक बार फिर से एक नज़र देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। यानी संघ की कार्यपालिका आर्टिकल 52 से स्टार्ट हो जाती है और कहाँ तक शुरू आपके कहाँ तक चलती है संघ की कार्यपालिका, तो आपके चलते हैं 151 तक, क्योंकि 152 में फिर राज्य के बारे में आ जाएगा। ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद, तो ये सब उसके बारे में पढ़ेंगे आर्टिकल 152 से। अब यहाँ पर पढ़ना हमें 52 से लेकर के 151। तो ठीक है, तो इस बार आज भारतीय राज्य व्यवस्था में संघ की कार्यपालिका, तो पहला देख लेते हैं आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में मैंने बताया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एक आर्टिकल को देख लेते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल 52 में लिखा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, निहित होंगी, यानी जितनी भी शक्तियां संघ की वो राष्ट्रपति के पास ही होंगी, राष्ट्रपति में ही निहित होंगी। ठीक है, इसको पढ़ के कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, क्योंकि अच्छे से पढ़ लेना, मैंने कराया है पिछली वर्ष में। ठीक है, आर्टिकल 54 में कहता है राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव। तो आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव क्या होगा। ठीक है, आर्टिकल 55 जो कहता है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 54 जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 55 की बात करें तो आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या होगा। ठीक है, चुनाव के तरीका यानी चुनाव के तरीके में यानी कौन कौन भाग लेंगे, कौन कौन नहीं भाग लेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव की कौन सी पद्धति से होगा। ठीक है, तो कौन सी तरीके से होता है चुनाव का तरीका। एकल संकट में मत प्रणाली मैंने पढ़ाया था अभी कि एकल संकट में मत पद्धति, और आपके अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है, इनके बारे में मैंने बताया भी था। 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे इसके बारे में मैंने बताया था। और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, ठीक है, एकल संकट में मत पद्धति के द्वारा और आपके अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। 56 की बात करें तो देखिए 56 में क्या कहा गया है। 56 की बात करें तो 56 में जो चर्चा करी गई है आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। देखिए यहाँ पर चुन के तो आप आ गए, चुनाव भी हो गया आपका, तरीका भी हो गया, किस प्रकार से आप चुनाव करेंगे। अब ये तो बताइए कि राष्ट्रपति का आप कितने सालों तक रखोगे। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन महाभियोग के द्वारा पहले भी हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया भी पढ़ेंगे किस प्रकार से लगाई जा सकती है। ठीक है, चलिए, तो 5 वर्षों के लिए होता है मात्र इसका कार्यकाल। और मैंने पहले बताया है कि किन किन परिस्थितियों में, कारणों में राष्ट्रपति अपना पद त्याग कर सकता है। ठीक है, क्या है, क्या कंडीशन है, किसको देगा राष्ट्रपति, किसको अपना त्याग पत्र, ठीक है, अपना लेख द्वारा, ठीक है, अपनी इच्छा से लेख द्वारा अपना त्याग पत्र करेगा। तो फिर उसके बाद त्याग पत्र किसको देगा, फिर उसके बाद कहाँ पर इसकी सूचना दी जाएगी। तो इन सब के बारे में हम पिछली क्लास में ही करा चुके हैं डिटेल में चर्चा। ठीक है, चलिए, आर्टिकल 57 जो कहता है, आर्टिकल 57 कहता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए अर्ह होगा, यानी राष्ट्रपति पुनः दोबारा से चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो पुनर्निर्वाचन के लिए अर्हताएं, ठीक है, पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन के लिए अर्हता, ठीक है, अर्हता।
तो राष्ट्रपति दोबारा से चुनाव लड़ सकता है, सीधा सीधा भाषा में ये लिख लीजिए, राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ ठीक है। तो राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है, इसका ध्यान रख लीजिए। बहस दोबारा क्या, तिबारा बार बार, ठीक है, ठीक है, दोबारा पुनः, तो यहाँ पे चुनाव पुनः लड़ सकता है, ऐसे लिख लीजिए, पुनः, दोबारा छोड़ दीजिए, राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, दोबारा से। तो यहाँ पे इसको हटा ही दीजिए अभी। तो राष्ट्रपति भारत में जितनी चाहे इतनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, 57 में। आर्टिकल 58 क्या है आर्टिकल 58 जो कहता है, आर्टिकल 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद की अर्हताएँ क्या होगी, ठीक है। तो राष्ट्रपति की अर्हताएँ या राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर बताया भी गया है कि राष्ट्रपति पद की अर्हताएँ या योग्यताएं, ठीक है, या योग्यताएं, इसके बारे में हमने बताया भी था। दूसरा, राष्ट्रपति पद की अर्हताएं हो गई। आर्टिकल 59 की बात करें तो आर्टिकल 59 कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होंगी, ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, ठीक है, और मैंने बताया था शर्तें क्या होंगी। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, किसी लाभ के पद पर न हो। यदि मान लीजिए वो लाभ के पद पर है और राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया है तो तुरंत ही उसे अपना वो पद त्यागना पड़ेगा, ठीक है, जौन से भी लाभ के पद पर हैं या संसद के किसी भी सदस्य सदन का सदस्य है, तो वहाँ से समझा जाएगा कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले उसने वो पद अपना त्याग दिया। अरे जब बड़ा पद मिल जाएगा कौन छोटा पद लेगा भाई, खुद ही समझ लो। राष्ट्रपति पहली बात तो भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्योंकि प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, ठीक है, प्रथम नागरिक, ठीक है, प्रथम नागरिक होता है भारत का, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही होता है। आप विदेश जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो सब कार्य राष्ट्रपति के नाम पर कर कराएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपकी जॉब लग गई, आप विदेश में जॉब कर रहे हैं, सरकारी उसके अंतर्गत, सरकार के अंतर्गत रह करके आप विदेश में आपको भेज दिया किसी उसके लिए जॉब के लिए, जैसे राजदूत वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे आप जितने भी सबसे अच्छे कार्य करोगे वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। आप लोन लेकर आओगे राष्ट्रपति के नाम पे लेकर आओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसलिए भारत क्या है कि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है भारत का। चलिए वो बात करेंगे बाद में। आगे आर्टिकल 60 की देख लीजिए, आर्टिकल 60। तो आर्टिकल 60 क्या कहता है, राष्ट्रपति की शपथ क्या है, राष्ट्रपति की शपथ, ठीक है। और इसके बारे में मैंने बताया भी था, राष्ट्रपति शपथ जब लेता है किसके सामने लेगा, और जब मान लीजिए वो भी उपस्थित ना हो तो तब किसके सामने शपथ ली जाएगी। तो इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली है पूरी डिटेल से पिछली क्लासों में। तो एक बार एक नज़र डालनी थी बस इन पे कि क्या क्या है राष्ट्रपति का। संघ की कार्यपालिका में पहला भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तीसरा, राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे, ठीक है, और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका कैसे होगा, राष्ट्रपति का चुनाव कराएंगे, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होना चाहिए। फिर आप ये सब चीज़ तो कर रहे हो लेकिन राष्ट्रपति का कार्यकाल भी तो होना चाहिए, कितना होगा। दूसरा, राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए खड़ा हो सकता है नहीं, इसके बारे में आर्टिकल 57 में कहा गया। तो खड़ा यहाँ पे देखिए, भारत में राष्ट्रपति 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक बनो बनते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक उम्र पूरी ना हो जाए। उम्र लिखी गई है इसमें, ठीक है, मिनिमम 35 वर्ष, याद रखना, ठीक है। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं या योग्यताएं क्या होनी चाहिए। पहली बात, आप चुनाव लड़ रहे हो तो उसके लिए अर्हताएं योग्यताएं क्या होनी चाहिए। दूसरी बात, राष्ट्रपति आर्टिकल 58 राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएं, आर्टिकल 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, अभी मैंने बताया था शर्तें, ठीक है ना, पिछली क्लास देख लेना जा करके। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ किसके सामने लेगा, राष्ट्रपति की शपथ
ठीक है। तो शपथ ग्रहण का है ये। तो आर्टिकल 60 में कहता है, अनुच्छेद 7 पद ग्रहण से पहले ली जाने वाली शपथ है इसमें। दूसरा, इसके अनुसार पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति को भारत के मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति के सामने या उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति, क्योंकि जब न्यायाधीश अनुपस्थित होते हैं तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने शपथ दिलाई जाएगी राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति कहता है कि मैं अमुक, ठीक है, पूरी योग्यता से संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने का तथा भारत की जनता की सेवा करने का, ठीक है, प्रण करता हूँ या फिर शपथ लेता हूँ। तो यहाँ पे 60 तक हो गया। 60 मैंने बता दिया कि मैं अमुक, मान लीजिए जो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होगा तो मैं अमुक पूरी योग्यता से भारत के संविधान और विधि के प्रति संरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण, परिरक्षण, प्रतिरक्षण और भारत की जनता के कल्याण करने की शपथ लेता हूँ। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए क्या है इसमें। आर्टिकल 60 में लिख दिया इसका शपथ, और किसकी शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति संविधान की शपथ लेते हैं। ध्यान रख लेना, इसकी राष्ट्रपति संविधान की शपथ लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति संविधान की शपथ लेते हैं। अब सीधा सीधा यहाँ पे 60 में कह दिया कि आपने संविधान की शपथ तो ले ली, तो इसके बगल में 60 के बगल में एक 61 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 61 अनुच्छेद 61। और अब आपने जो शपथ ली है 60 के तहत, यानी आर्टिकल 60 में जो आपने शपथ ली है किसकी? संविधान की। तो आर्टिकल 61 बराबर में लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ये इसलिए लिखा गया है, यदि आपने इसका उल्लंघन किया संविधान का तो आर्टिकल 61 बगल में लिखा हुआ है, तुरंत महाभियोग की प्रक्रिया आ जाएगी आपके ऊपर। चलिए तो महाभियोग ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर ठीक है। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। पहली बात तो अनुच्छेद 61, यही हमें पढ़ना है। अब अनुच्छेद 61, ठीक है। अनुच्छेद 61 महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग और महाभियोग की प्रक्रिया देखिए। पहली बात तो संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। पहली बात किसके? देखिए प्रक्रिया क्यों चलाई जाएगी, राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाएगा, ठीक है। देखिए क्यों लगाया जाएगा इसका देख लीजिए। यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान का अतिक्रमण यानी उल्लंघन, ठीक है। चलिए यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, ठीक है, अतिक्रमण करता है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। ध्यान रखना किसके तहत? यदि अतिक्रमण करता है। महाभियोग की प्रक्रिया जब आएगी जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, ये मैंने बताया भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति आर्टिकल 60 में लिखा गया है कि वो राष्ट्रपति संविधान की शपथ लेगा, ठीक है। तो इसलिए इस पर महाभियोग की प्रक्रिया चला करके इसे पद से हटाया जा सकता है। किसको? राष्ट्रपति को। अब देखिए जब राष्ट्रपति को अतिक्रमण करने के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी, तो अब ये संसद का कौन सा सदन लगाएगा? देखिए संसद के दोनों सदनों में से कोई सा भी सदन यह महाभियोग की प्रक्रिया ला सकता है, ध्यान रखना। तो संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है,
ठीक है। तो संसद के किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है, ध्यान रखना। तो महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। आरोप की कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी, ध्यान रखना। तो 14 दिन पहले सूचना। जिस व्यक्ति पर महाभियोग चलाना है, यानी राष्ट्रपति पे चलाना है, तो राष्ट्रपति को पहले 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी कि आप पे महाभियोग की प्रक्रिया आ रही है, आप सावधान हो जाइए। ठीक है, तो 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी राष्ट्रपति पर। आरोप के संकल्प पर सदन की कुल संख्या का कम से कम 1/4 के हस्ताक्षर होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 1/4 के हस्ताक्षर होने चाहिए। जो सदन आरोप लगाता है, पहली बात ध्यान रख लेना कि जो सदन आरोप लगाता है उस सदन के 1/4 कितना, जो सदन आरोप लगाता है ठीक है, जो सदन आरोप लगाता है उस सदन के कम से कम 1/4 के क्या होने चाहिए? हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी आरोप के संकल्प पर जिस सदन ने आरोप लगाया है उसके कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यूं ही महाभियोग की प्रक्रिया ला दोगे कि 2 आदमी, संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। ठीक है, कितने सदन हैं? 2 सदन। कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा व राज्यसभा 2 सदन है संसद में। ठीक है राज्यसभा। तो संसद के 2 सदन हैं, इसमें कितने मेंबर हैं? 552। इसमें कितने हैं? ठीक है, 245 यानी 252 कुल मिलाकर के 552 252। ठीक है, 245 545 सदस्य। ठीक है, तो अब इसके कम से कम 1/4 मान लीजिए इसने लगाया तो इसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, इसने लगाया तो इसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, जब मान लीजिए राज्यसभा ने लगाया तो इसके 1/4 और लोकसभा ने लगाया तो इसके 1/4। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया में सभी भाग लेते हैं, ध्यान रख लेना, केवल चुनाव में भाग नहीं लेते। दूसरी बात, एक बात और, हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, संकल्प उस सदन की सदस्य संख्या का कम से कम 1/4 के हस्ताक्षर होने चाहिए जिस सदन ने आरोप लगाया। यदि एक सदन आरोप लगाता है, इतना ध्यान रख लेना, मान लीजिए यदि एक सदन आरोप लगाता है तो दूसरा सदन, मान लीजिए एक सदन ने आरोप लगा दिया तो दूसरा सदन क्या करेगा? दूसरा सदन तुरंत न्यायालय की भूमिका में आ जाएगा। न्यायालय की भूमिका आ जाएगा। वो कैसे? देखिए, सीधे सीधे बताऊं। यानी मान लीजिए लोकसभा ने आरोप लगा दिया, किसने? लोकसभा ने आरोप लगा दिया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने वाला आरोप लगा दिया, इसने संविधान का अतिक्रमण किया। तो राज्यसभा क्या करेगा? उसकी जांच करेगी। राज्यसभा क्या करेगी? जांच करेगी। ठीक है, याद रखना। तो ये न्यायालय की भूमिका निभा करके, ये न्यायालय में नहीं जाता है, ये न्यायालय की भूमिका राज्यसभा निभाएगी। लोकसभा ने अगर आरोप लगाया है तो राज्यसभा उसकी न्यायालय की भूमिका निभाएगी, उसकी जांच करेगी। जांच के लिए कमेटी बनाएगी, जांच साबित हो गया तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया जाएगा। ठीक है, याद रखना। अभी कुछ नहीं है ये, अभी रुक जाइए अभी, क्योंकि अभी तो बहुत चीज़ें बची है इसमें। 1/2/3 सदस्यों का बहुमत भी होना चाहिए। ऐसे नहीं राष्ट्रपति को यूँ ही हटा दोगे भाई। एक तो पहली बात, पद ही एक है पूरे भारत में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। नहीं, और एक बात और ध्यान रख लीजिए, महाभियोग केवल और केवल राष्ट्रपति पर ही लगाया जाता है, अन्य किसी पर नहीं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट वाले की बहुत बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के महान्यायवादी पे महाभियोग लगाया जाता है, नहीं, गलत है। वो केवल और केवल किस पर लगाया जाएगा? राष्ट्रपति पर। भारत में केवल एक ही व्यक्ति है जिस पर महाभियोग लगाया जाता है, वो भी राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए, और अमेरिका से लिया गया है राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया। वहाँ पर निम्न सदन लगाता है मात्र
अमेरिका में केवल निम्न सदन को ही अधिकार दिया गया है कि वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाए, लेकिन यहाँ पे कोई सा भी सदन लगा सकता है, लोग आपका उच्च सदन और निम्न सदन दोनों, ठीक है, उच्च सदन निम्न सदन। चलिए, तो भूमिका में आ जाएगा नहीं, दूसरा सदन जांच करेगा। यदि एक सदन आरोप लगाता है तो दूसरा सदन तुरंत न्यायालय की भूमिका आ जाएगा, यानी जांच करेगा दूसरा सदन, ठीक है। तो एक सदन आरोप लगाता है तो दूसरा सदन उसकी जांच करेगा, ठीक है। जांच के बाद यदि वह सदन अपनी सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होता है तो राष्ट्रपति पद की तारीख यानी पारित की गई तारीख से अपना पद त्याग देगा, ठीक है। यदि मान लीजिए जांच करी उसने दूसरे सदन ने, और वो जो है आरोप सिद्ध हो गए, साबित हो गए कि हाँ भाई ठीक है, इसने राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, तो उस सदन का जिसने लगाया है, तो कुल सदन का यानी दोनों कुल संसद के कुल सदन का, ठीक है, तो सदन का जांच के बाद यदि वह सदन अपनी सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होता है, यदि जांच के बाद जो सदन है जिसने लगाया है, तो वहाँ पर 2/3 सदस्यों का कम से कम है, ये कम से कम 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, पहली बात, आरोप साबित होने के बाद, ठीक है। तो ये माना जाएगा कि जब से वो संकल्प पारित हुआ था, क्या हुआ था, संकल्प पारित, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया गया था, तो संकल्प पारित की तारीख से राष्ट्रपति का पद, ठीक है, पद त्याग माना जाएगा। राष्ट्रपति संकल्प पारित की तारीख से राष्ट्रपति का पद त्याग माना जाएगा, यानी जिस तारीख से संकल्प पारित हुआ है उसी समय राष्ट्रपति का पद त्याग माना जाएगा, और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चालू है, महाभियोग लग गया है, राष्ट्रपति को हटा दिया गया है। और मैंने बताया था कि केवल राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाएगा, अतिक्रमण करने पर, किसका, संविधान का, ठीक है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में संविधान का अतिक्रमण करने, घूस लेने या किसी अत्याचार में लिप्त होने के कारण राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, और वहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया केवल और केवल कौन चलाएगा, निम्न सदन चलाएगा। तो ये थी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।